नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो राहुल गांधी की संसद वापसी हो गई है और अब एक बार फिर से राहुल गांधी सड़क पर नजर आने वाले हैं। जी हां, वो एक और भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकलेंगे। इस बात की जानकारी नाना पटोले, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने दी है। और अब राहुल का अगला प्लान सड़क पर ही डिसाइड होगा। क्या कुछ इनसाइड चल रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी भविष्य पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, जैसा कि हम कह रहे हैं कि सड़क पर राहुल गांधी, तो वैसे तो आमतौर पे कहा जाता है कि आप सड़क पे आ गए हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के लिहाज से देखें तो सड़क पर आना नेता का कितना बड़ा चेंज। और राहुल गांधी क्योंकि एक बार और भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं इससे पहले भी और दोबारा निकालने जा रहे हैं, तो किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, लोकतंत्र में सड़क और संसद, ये दोनों जो शब्द है ना, ये प्रतीकात्मक शब्द हैं। और अगर सड़क जो है वो चेक न रखे, निगरानी न रखे, तो संसद जो है वो बेपटरी हो जाती है। बहुत से लोगों ने ये बातें कही हैं, ये लाइन हमारी नहीं है। तो सड़क ही है जहाँ से संसद के लिए लोग चुने जाते हैं, वही वो जगह है जहाँ से इस देश में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाने के कई क्रांति उन्होंने आकार लिया है। और सड़क की महत्ता लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आपको आम आदमी से जुड़ना है तो उसके लिए आप सिर्फ एक जगह पर जाते हैं और वो सड़क है। इसीलिए जब आप ये कहते हैं फिर सड़क पर राहुल गांधी, तो जाहिर है कि उसमें सड़क का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि फिर पैदल हो गए वो। सड़क का अर्थ यहाँ जाहिर है ये है कि वो फिर से उस यात्रा पर हैं जिस यात्रा ने भारत जोड़ो यात्रा के तौर पर उन्हें एक नई पहचान दी। 136 दिन चले थे पिछली बार, 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी। फिर उसके बाद 136 दिन संसद से बाहर भी रहे, सदस्यता चली गई, 137वें दिन उनकी वापसी हुई और अब यह ऐलान हो रहा है कि अब वो फिर से चलने जा रहे हैं। इस बार उनका जो चलने का ढंग होगा, जो रोड होगी, वो गुजरात से शुरू होगी। गुजरात यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का गढ़। अब वहीं से ताल ठोकेंगे और जाएंगे किधर? नॉर्थ ईस्ट, मेघालय जाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट में आजकल बड़ी हलचल मची हुई है, हम जिस तरह से देख रहे हैं मणिपुर के हालात, उस पर उसको लेकर संसद भी गर्म है। तो ये जो रोड मैप चुना गया है, ये भी बड़े ढंग से, लिहाज से चुना गया है। आपने कहा गुजरात यानी कि नरेंद्र मोदी का गढ़ और अमित शाह का गढ़, वो इनके पहले, सबसे पहले महात्मा गांधी का गढ़ है। वो और जाहिर है कि महात्मा गांधी की जो सियासत है और जिस तरह से उन्होंने देश को आज़ाद करने में अपनी भूमिका निभाई है, क्या राहुल गांधी, क्या मोदी जी, सब उनके आगे नतमस्तक बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो संभवतः जो चयन है राहुल गांधी का, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो इसी बात से डिटरमिन होता है, क्योंकि उन्होंने जैसा कि जानकारी है पोरबंदर, वहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं। और पोरबंदर आप जानते हैं जन्मस्थान है पूज्य बापू का। और प्रधानमंत्री गुजरात से तो आते हैं और उनके काल में महात्मा गांधी को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने हमेशा बापू के लिए अगाध श्रद्धा दिखाई है, लेकिन जो उनकी आरएसएस और बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं जो यदा कदा पूज्य बापू के बारे में कुछ इस तरह की बातें कह जाते हैं जो अशोभनीय हैं। संभवतः एक संदेश वो भी देने का लक्ष्य है। जब आप पोरबंदर से शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि गांधी प्रासंगिक थे और गांधी प्रासंगिक हैं। नहीं, उनके बारे में कहे चाहे जो कोई कुछ भी कहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम जो लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी प्रणाम करते हैं, उनकी मूर्ति के आगे नमन करते हैं। तो ये उनकी शक्ति तो है ही है। बाकी उनको दबी जुबान में या फिर मन में कोई भी कुछ भी कहे, ये इधर के दिनों में हुआ। हाँ, इधर के दिनों में खास तौर पे अमूमन ऐसा होता, क्योंकि जब विदेशों में भी जाते हैं प्रधानमंत्री, तो वहां भी गांधी जी को याद करके उनको नमन करते हैं। वो एक गांधी दर्शन है और गांधी दर्शन
का दायरा जो है वो केवल भारत की परिधि तक नहीं है। जो गांधी फिलॉसफी है वो तो पूरे दुनिया के लिए है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर मार्टिन लूथर किंग सबने गांधी को सराहा, नेल्सन मंडेला, और इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में खुद इतने बड़े बड़े काम किए कि नोबेल तक जीते। बिल्कुल। और उन्होंने भी गांधी के आइडियाज़ को, गांधी की फिलॉसफी को रेखांकित किया है। अब ये दुखद है कि हमारे देश में कई दफ़े गांधी के ऊपर सवाल उठा दिए जाते हैं। तो राहुल गांधी अगर उधर से चलते हैं तो ये बताने की कोशिश होगी कि गांधी आज नहीं, हमेशा से प्रासंगिक हैं और आने वाले दिनों में भी गांधी दर्शन से ही हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैटर करती है। चलिए, अच्छा आप अपनी बात कंप्लीट करिए, क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्योंकि जब पहली भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो गुजरात में इलेक्शन थे, हिमाचल में इलेक्शन थे, तो वो इलेक्शन का दौर था जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। अब जब दोबारा निकालने जा रहे हैं तो फिर से 3-4 राज्यों में इलेक्शन विधानसभा के हैं। तो ये टाइमिंग जो है इलेक्शंस के टाइम पे, और उसके बाद क्योंकि 2024 आ जाएगा फिर तो टाइम बचेगा नहीं, तो ये जो टाइमिंग है इसको लेकर भी बात होनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी राजनेता है और कोई भी राजनेता अगर कोई कार्य करता है तो उसमें सियासत का पुट तो होना लाजमी है। तो जाहिर है कि जो पहली भारत जोड़ो यात्रा थी वो भी एक चुनाव के आसपास थी और ये भी एक चुनाव के आसपास है, और इसके बाद लोकसभा चुनाव है जैसा कि आपने कहा। पर इसको आप ऐसे देखिए चीज़ों को कि ये जो हमारी नई सदी है जिसके कि 23 साल बीत चुके हैं, 2023, अगर हम पीछे पलट कर देखें कि कौन से ऐसे राजनीतिक पर्सनालिटी हुए हैं इन बीते 23 सालों में जिन्होंने भारतीय राजनीति को बदल दिया या जिन्होंने एक इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त किया है। अटल जी थे प्रधानमंत्री, लेकिन इस दशक में वो तस्वीर के सामने आए ऐसा नहीं है। वो तो बहुत ही पुराने और बिरले नेता थे। अगर मुझे कहें आप कि आप बताएं तो मैं कहूँगा कि साल 2004 में सोनिया गांधी का जिस तरह से उदय हुआ, जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा और कहा कि मैं प्रधानमंत्री, जबकि सब उनको इलेक्ट कर चुके थे, वजह जो भी रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री का पद छोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती है। और उस वक़्त जो उन्होंने सम्मान हासिल किया, वो सम्मान उन्हें आज भी डिविडेंड दे रहा है। आज भी उनके खिलाफ मैं देख रहा था, आज संसद में जब चल रहा था अविश्वास प्रस्ताव, तो कोई ऐसी वैसी बात कहने की हिम्मत नहीं करता है। निशिकांत दुबे भी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उन्होंने पहले इस बात को कहा कि मैं सोनिया जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। बड़ी उसके बाद उन्होंने अपनी बात भले तंज में कही। वाकपटु है तो उन्होंने अपनी बात तो कह ली, लेकिन दूसरे पर्सनालिटी जो मुझे लगते हैं जिन्होंने समाज पर, राजनीति पर जो असर डाला, वो है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने एक छोटा सा आंदोलन इतना बड़ा कर दिया बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के। उन्होंने कुछ इस तरह का वातावरण पैदा कर दिया कि देश उन्हें अगला एक विकल्प मानने लगा। बहुत से लोग आज भी मानते हैं। उन्होंने पहले कहा कि चुनावी राजनीति नहीं जाएंगे, फिर गए वो राजनीति में, लेकिन स्थापित सत्ता को उखाड़ने की जिम्मेदारी उन्हें लोगों ने दी। दिल्ली में उन्हें उखाड़ा भी, हाल में पंजाब में उन्होंने उखाड़ा भी। अब तो वो राजनीतिक दल है, लेकिन लोगों में बड़ा, मैंने देखा उनके आंदोलन से एक उम्मीद जगी थी। अचानक से कोई भारत के मानस पटल पर छा जाता है और वो कहीं से आता नहीं, अचानक से सब कुछ हो जाता है। तीसरे व्यक्ति अगर मुझसे पूछेंगे आप, तो वो है नरेंद्र मोदी। देश में बहुत से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री थे। साल 2012 में शिवराज सिंह चौहान भी कई साल के मुख्यमंत्री रह चुके थे, नीतीश कुमार भी रह चुके थे। लेकिन इन सब उदाहरणों में से नरेंद्र मोदी एक ऐसे उदाहरण बन करके निकले जो एक राज्य के मुख्यमंत्री से वो केंद्र की जब सत्ता में आए तो लोगों ने ऐसा लगा जैसे कि उन्हें बुलाया है। इतनी सीटें उन्हें दी और पहली बार बहुमत से सरकार सन 84 के बाद बनी। उनका तो बयान भी है कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। हाँ, उन्होंने कहा भी। और सन 84 के बाद सोचिए आप
उसके बाद जब राजीव गांधी को इंदिरा जी की हत्या के बाद 400 सीटें आई थी, उसके बाद कभी बहुमत किसी को नहीं आया था, 272, और वो इनको आया। और मैंने ये 3 उदाहरण इसीलिए आपको दिए कि अब और मुझे ये लग रहा है कि कोई और व्यक्ति जो अपने वजूद से समय की राजनीति को बदलने की क्षमता रखता है। पिछले 5 सालों में अगर आप देखें, 9 सालों में अगर देखें जो कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, तो दूर दूर तक प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ के और कोई आपको दिखता नहीं है। एक बहुत ही दूर से धूमिल सा जब आकाश है, वहाँ से कोई सूरज निकल रहा है, और ये राहुल गांधी का नया अवतार है। राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं जो 4 से 14 के बीच हम लोगों ने देखा था। वो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के ठीक पहले या उसके बाद राहुल गांधी जिन्होंने सड़क पर जाकर के सियासत सीखी और अपने आप को स्वाहा किया, अपने आप को यज्ञ की आहुति में डाला। भारत जो कि एक यज्ञ के जलते लौ की तरह है ना, आज की तारीख में तमाम समस्याओं से जूझते हुए प्रदीप्त है पूरे विश्व में। सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसकी क्राइसिस कम है ऐसा नहीं है, इस समाज में, इस देश में आर्थिक हमारी दुश्वारियां कम है ऐसा नहीं है, फिर भी हम प्रदीप्त हैं, जल रहे हैं, हमें देख रहे हैं लोग। और ऐसे व्यक्ति के रूप में राहुल गांधी सामने आए पिछले 2-3 सालों में, जिनसे लोग स्वतः जुड़ रहे हैं। और ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने देखा कि किस तरह से जब उनकी सांसदी चली गई तो क्या प्रतिक्रियाएं हुई, कैसे लोग इकट्ठा हुए। हमने देखा कि जब उनकी सांसदी आज वापस आई है तो कैसे स्वतः स्फूर्त तमाम विपक्ष जो है वो उन्हें एक नेता के तौर पर स्वीकारते हुए उनसे मिलने चला आया। अब वो जो है एक नई यात्रा पर जाना चाहते हैं, कुछ उसी तरह से इम्पैक्ट पैदा करने के क्रम में, जैसे कि मान लीजिए सोनिया जी ने किया जब 10 साल की सरकार उन्होंने बनवा दी। 10 साल की सरकार, अटल जी जैसे प्रधानमंत्री के चेहरे के उनसे लड़ करके कोई नहीं मानता था कि वो हार सकते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जिसने कि विश्व विजेता की तरह बीजेपी घूम रही है और उसे दिल्ली में 2-2, 3-3 बार पटक दिया। जैसे कि नरेंद्र मोदी, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 4 दशक के बाद बहुमत की सरकार, कोलिशन वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे मान लिया था लोगों ने, लेकिन उन्होंने ला करके बताया और दुनिया के मानचित्र पर कहीं ना कहीं भारत को एक नया स्थान दिया। उनके व्यक्तित्व या उनके कार्यकाल से जुड़े बहुत से कंट्रोवर्सी हो सकते हैं, लेकिन आप उनकी उपलब्धियों को भी नहीं। उसी प्रकार राहुल गांधी का भी मुझे ये लगता है कि ये जो काल है ये बड़ा ही निर्णायक काल है। और ऐसे में जबकि पहली यात्रा इतनी सफल हुई कि उसने ये ऊर्जा दी है और ये संकल्प दिया है, और लोग बाग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपनी दूसरी यात्रा पर। बिल्कुल, केरल में अभी घुटनों का उन्होंने जो है उसकी जो भी दिक्कत रही हो उसे भी सॉल्व किया है। भारत जोड़ो यात्रा जो पहली थी उससे पहले के राहुल गांधी, मतलब उनकी एक्सेप्टेंस विपक्ष में खास तौर पे कि राहुल गांधी क्या कांग्रेस को लेकर आगे निकल सकते हैं, कांग्रेस में ही कुछ नेता इस तरह की बातें करने लगे थे। क्या ऐसा होगा भी कि राहुल गांधी एक दिन आगे खड़े होंगे और पूरी कांग्रेस उनके पीछे? लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो पहली हुई उसके बाद ये सारी चीजें हुई, एक्सेप्टेंस भी बढ़ी। उसके बाद अब हम देखें तो इंडिया का एक गठबंधन भी बन गया है। अब उसकी जो एनर्जी है वो भी साथ में है। तो इस बार की जो भारत जोड़ो यात्रा होने जा रही है ये किस लिहाज से पहले वाले से अलग नजर आ रही है? राहुल गांधी ने अपने आप को बदला है, सारी चीजें हुई हैं, ये गठबंधन भी अब बन गया है नया, तो अब जो ऊर्जा होगी वो पिछले वाले से और ज्यादा नजर आएगी। इस बार क्या लग रहा है? देखिए, पिछली बार और इस बार में अंतर सबसे बड़ा ये होगा कि पिछली दफा जब उन्होंने यात्रा की तो कन्याकुमारी से शुरू की और दक्षिण की यात्रा पहली फेज में हुई, और दक्षिण में कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है। दक्षिण उत्तर की अपेक्षा कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। जैसे उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू की तो कांग्रेस वहां सत्ताधारी दल है, डीएमके के साथ गठबंधन की सरकार चलती है। वो केरल गए, वहां मुख्य विपक्ष है, मजबूत स्थिति में है। खुद वहां से सांसद भी वायनाड से, वहां से वो खुद सांसद 18 दिन सबसे ज्यादा वहीं दिए भी उन्होंने। बिल्कुल। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मजबूत इकाइयां हैं कांग्रेस की, क्योंकि यहाँ पर सरकारें थी। ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 1 दशक पहले की बात है।
यहाँ कांग्रेस की सरकारें रही हैं और मुख्य विपक्ष के तौर पर, चैलेंजर के तौर पर कांग्रेस वहाँ है। कर्नाटक में एक चैलेंजर के तौर पर थी कांग्रेस, बाद में वहाँ उसने सरकार ही बना दिया। तो ये जो 5 राज्य हैं, यहाँ पर मजबूत कांग्रेस थी, तो साथ में लोगों का आना, भीड़ का बनना, ये सब बड़ा स्वाभाविक लग रहा था। बहुत से लोग उस वक्त प्रायोजित तरीके से जुड़ भी रहे होंगे, मैं मना नहीं करता हूँ, बिल्कुल ये लोग करते ही हैं, नेता लोग ये जोड़ते हैं लोगों को, लेकिन सब कुछ बड़ा स्वाभाविक तरीके से जब वो उत्तर में आए तो माहौल ऐसा बन गया था कि लोग जुड़ते चले गए। एक ऐसा कौतूहल, एक ऐसी क्यूरियोसिटी उन्होंने पैदा कर दी हमने तो दिल्ली के अंदर ही देखा कि बिल्कुल सड़क पे जगह नहीं थी। सही। श्रीनगर पहुंच गए और उस बर्फबारी में भी लोग उनको सुनने के लिए खड़े मिले। तो ये मोमेंटम साउथ ने उन राज्यों ने दिया जहां पर कांग्रेस मजबूत थी। अब सीन को इधर ले आइए, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 स्टार्ट अगर पोरबंदर गुजरात से होता है तो वहां सबसे कमजोर जमीन अगर आज कांग्रेस की कहीं है तो वो गुजरात में है। तो ये एक चैलेंज के तौर पर, लेकिन यही चीज मैं कह रहा था कि क्योंकि इस बार गठबंधन भी है और गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी ने भले ही कांग्रेस का स्पेस खाया है, खाया क्या मतलब लिया है स्पेस, वहां पर जो कांग्रेस को वोट मिलने चाहिए थे वो उधर ट्रांसफर हुए हैं कुछ, तो अब वो भी उनके साथ है। और तमाम राज्यों में जब वो घूमते हुए जाएंगे तो तमाम राज्यों के जो गठबंधन है वो भी साथ में उनके होंगे। तो इस बार जो मजबूती होगी, जो गर्मजोशी होगी, वो कुछ ज्यादा ही होने वाली है पहले की अपेक्षा। देखिए, आप अगर वैसे देखें तो सहयोगी पिछली दफा भी थे, शरद पवार ने भी ज्वाइन किया था, हाँ। स्टालिन ने भी ज्वाइन किया था। और आप इस बात को समझिए, लेकिन उस बार बिल्कुल घोषित तरीके से इंडिया अलायंस नहीं बना था। इंडिया अलायंस, वो इंडिया अलायंस इस बार तैयार है और जैसे वो संगठित होकर के संसद में इस वक्त अपना काम कर रहा है, जाहिर है वो सड़क पे भी करेगा। पर मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस की जमीन जहां मजबूत है वहां यात्रा ज्यादा आसानी से सफल होती है, जहां कमजोर है वहां सफल करना और सही में एक्सेप्टेंस बनाना, ये एक चैलेंज राहुल गांधी के लिए रहेगा। 26 सीटें लोकसभा की और 26 की 26 सीटें लोकसभा की गुजरात में 2019 में नहीं 2014 में भी थी। गुजरात से वो आएंगे और राजस्थान में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, राजस्थान में भले ही सरकार कांग्रेस की है, लेकिन 25 सीटें लोकसभा की 25 राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की है सर। वहाँ से वो मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। वो छत्तीसगढ़ में आएंगे, 11 है सीटें, वहाँ से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। वो उत्तर प्रदेश में आएंगे, उत्तर प्रदेश में मात्र 1 सीट कांग्रेस के पास है। ऐसी जमीन से वो गुजर रहे हैं जहां कांग्रेस का सफाया हो चुका है। इस बार चैलेंज बड़ा है। उत्तर भारत की जमीन कांग्रेस के लिए बिल्कुल उपजाऊ आज की तारीख में नहीं है और कांग्रेस को मजबूत करने के इरादा से एक बहुत बड़ा संकल्प, क्योंकि आज की तारीख में उन्हें कांग्रेस को ही मजबूत नहीं करना है, अगर उन्हें इंडिया अलायंस का नेता बनना है तो अपने क्षेत्रों में जो आपके सहयोगी बने हैं उन्हें भी मजबूत करने की जिम्मेदारी आप पर रहेगी। तो जाहिर है कि ये यात्रा ज़्यादा चैलेंजिंग होगी। आप उत्तर प्रदेश क्यों, आप बिहार चले जाइए, आंशिक रूप से वहाँ पर भले ही सत्ताधारी दल है, लेकिन वहाँ की मुख्य पार्टियाँ तो कोई और हैं बिहार की, और कांग्रेस वहाँ की मुख्य पार्टी नहीं है, साथ रहती है। आगे बढ़ जाइए पश्चिम बंगाल, कहाँ है कांग्रेस, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगी। आप उसके आगे बढ़ते चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, असम में कल तक सत्ता में हुआ करती थी, तरुण गोगोई जी की लंबी सरकार बनी थी 15 सालों की, उसके बाद से कहाँ है पता ही नहीं है। चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, आपको एक जगह कांग्रेस मजबूती से खड़ी हुई दिखाई, कोई सरकार में नहीं पड़ती है। तो ये यात्रा कुछ इस तरह से चुनी गई कि ये यात्रा और भी ज़्यादा चैलेंज लेकर के आए। और मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी ने जो भी एक हौसला और विश्वास लोगों से पाया है, वो शायद चाहते हैं कि उसे पुनः फिर से निवेश करें लोगों के बीच में और पाएं कि नतीजे क्या आते हैं। क्योंकि अगर नतीजे माकूल आए तो याद करिए, केवल ये चुनाव विधानसभा वाले नहीं बल्कि सामने लोकसभा चुनाव भी। बिल्कुल टेस्ट तो होता है किसी भी नेता के लिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने ऑरे को अगर वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको ज्यादा देर तक एक्सेप्ट करेगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसे राहुल गांधी क्या भारत जोड़ो यात्रा करके अब ये दूसरी बार क्योंकि करने जा रहे हैं, तो और इंडिया अलायंस जो है, हाँ, उसे कोई नेता खोजने की जरूरत है क्या? हाँ, एक बहुत बड़ा प्रश्न है
उसका चेहरा कौन है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसकी घोषणा नहीं होनी है, लेकिन अघोषित तरीके से कौन होगा इसका उत्तर इसी यात्रा के जरिए कहीं मिलने वाला तो नहीं। हाँ, और क्या वो फेस बन पाएंगे? एक्सेप्टेंस की बात क्योंकि मैं शुरुआत में ही मैंने की थी, तो क्या वो एक्सेप्टेंस और बढ़ेगी विपक्ष के अंदर, जो इंडिया अलायंस है उसके अंदर राहुल गांधी को लेकर? और राहुल गांधी क्या इस यात्रा के जरिए उस वोट बैंक को अपने साथ कवर कर पाएंगे, ला पाएंगे, जिसकी दरकार कांग्रेस पार्टी को पिछले 10 सालों से है? क्योंकि 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनी है एनडीए की, तब से कांग्रेस कहीं ना कहीं गर्त में जाती हुई नजर आ रही है। तो क्या उबर पाएगी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए? क्या इंडिया अलायंस को कोई फायदा होने जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।